हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्यालयू। मैं हूं पुष्पेंद्र। हम लोग एमए सोशियोलॉजी एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए लगातार प्रिपरेशंस कर रहे हैं। थियोरेटिकल पोर्शन हम लोगों ने अलग कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हम लोगों ने इम्पॉर्टेंट बुक्स का भी एक क्लास किया और आज एट द लास्ट मोमेंट हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को देखेंगे। कल आप लोगों का एग्ज़ाम है। आई होप मॉर्निंग तक आपको ये वीडियो मिल जाएगा, ये क्लास आप तक पहुंच जाएगी। तो करते हैं हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो होमो हायरार्कस बुक से बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, ये आप लोग समझ लीजिए। होमो हायरार्कस एक बुक है जिसको किसने लिखा है? एम.एन. श्रीनिवास का ये बुक नहीं है, ये लुई ड्यूमो का बुक है। इसमें थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, हिंदी में जो लिखा हुआ है इसको लुई डूमो इस तरह से लिखते हैं, कई अलग तरह से भी लिखते हैं और इंग्लिश में इसका नाम लुइस इस तरह से करके कुछ ड्यूमोंट करके लिखते हैं। ठीक है, ये भी ठीक नहीं है पर इस तरह से होता है। तो होमो हायरार्कस और होमो इक्विलिस दो कॉन्सेप्ट भी इन्हीं के हैं। एम.एन. श्रीनिवास के कई सारे बुक आएंगे जिसमें एक इम्पॉर्टेंट बुक है एम.एन. श्रीनिवास का एक इम्पॉर्टेंट बुक है रिमेम्बर्ड विलेज। ठीक है, ये इनका इम्पॉर्टेंट बुक है, आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी के थिंकर्स इसमें इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये बुक ही है रिमेम्बर्ड विलेज एम.एन. श्रीनिवास का। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है द सोशियोलॉजिकल टर्म फॉर द बिलीफ दैट वंस ऑन कल्चर इज सुपीरियर टू अदर्स। ये विश्वास की अपनी संस्कृति जो है दूसरों की संस्कृतियों से श्रेष्ठ है। समाजशास्त्र में इसे क्या कहते हैं? इसको हम कल्चरल रिलेटिविज्म बोलते हैं, यानी कि सांस्कृतिक सापेक्षवाद। ठीक है, नहीं, इसको हम सांस्कृतिक केंद्रिता बोलते हैं, इथनोसेंट्रिज्म। देखो, दोनों ही कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इसमें क्या होता है, हम दूसरों की संस्कृति से खुद की संस्कृति को बेहतर मानते हैं, जबकि सांस्कृतिक सापेक्षवाद में हम क्या करते हैं, हम एक दूसरे की संस्कृति को उनके ही दृष्टिकोण से देखते हैं। दूसरे की संस्कृति को जो हम देखेंगे तो उनके ही दृष्टिकोण से देखेंगे, अपने दृष्टिकोण के हिसाब से उसको जज नहीं करेंगे कि ये सही नहीं है, ये गलत नहीं है। यानी कि एक दूसरे की संस्कृति का सम्मान करना, ये आता है सांस्कृतिक सापेक्षवाद में। तो इस क्वेश्चन में ये नहीं रहेगा, इस क्वेश्चन में जाति केंद्रिता यानी कि सांस्कृतिक केंद्रिता इथनोसेंट्रिज्म कॉन्सेप्ट रहेगा, जब हम ये मानते हैं कि हमारी खुद की संस्कृति दूसरों की संस्कृतियों से श्रेष्ठ है। और इसका उल्टा है कि जब हम एक दूसरे की संस्कृति का सम्मान करें, एक दूसरे की संस्कृति को समझें, तो वो कल्चरल रिलेटिविज्म में आ जाता है। ठीक, जाति व्यवस्था में निम्न स्थान पर स्थित जातियां उच्च या प्रभुत्वशाली जातियों की रीति रिवाजों और प्रथाओं का अनुकरण करके सामाजिक गतिशीलता प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? देखो, ये संस्कृताइजेशन है यानी संस्कृतिकरण, और ये एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा दिया गया है। एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा दिया गया है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। संस्कृतिकरण का सिद्धांत किसने दिया? एम.एन. श्रीनिवास ने दिया। और सिद्धांत क्या है? सीधा सा सिद्धांत है कि जो निम्न जातियां हैं वो उच्च जातियों को, उच्च जातियों में कौन, इसको उन्होंने स्पष्ट करके बोला है द्विज जातियाँ। द्विज जातियों में कौन आएगा? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, है ना। द्विज यानी कि ट्वाइस बॉर्न, यानी दो बार जिनका जन्म होता है, या इस तरह से कुछ कंसेप्ट है। तो निम्न जातियाँ द्विज जातियों की रीति रिवाजों की तुलना करती हैं, उनके प्रथाओं का अनुकरण करें, फॉलो करें, उनको देख करके खुद भी उनको अपनाएं। तो ऐसा करके वो क्या करते हैं, अपना जो समाज में जो उनकी स्थिति है, जो प्रतिष्ठा है, उसको प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को उन्होंने संस्कृतिकरण कहा। किसने? एम.एन. श्रीनिवास ने। तो एक कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ा हुआ एक एम.एन. श्रीनिवास का एक और कॉन्सेप्ट है प्रभु जाति का कॉन्सेप्ट। एम.एन. श्रीनिवास ने बोला कि हर गांव में एक ऐसी जाति होती है जो संख्या में
ज़्यादा होती है, जिसका जो शिक्षित होती है, और जिसका राजनीति में अच्छा खासी जो है पकड़ होती है ना, राजनीतिक शक्ति होती है उसके पास। तो ये इस तरह की जो जाति होती है उसको उन्होंने प्रभु जाति बोला। ठीक है, इंग्लिश में इसको डोमिनेंट कास्ट बोलते हैं, डोमिनेंट कास्ट। ये भी इन्हीं का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो एम.एन. श्रीनिवास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंकर हैं जिनसे जुड़े हुए कई सारे सवाल आने की संभावना है। जैसे कि संस्कृताइजेशन, इन संस्कृतिकरण का कॉन्सेप्ट किसने दिया, द्विज जातियाँ क्या होती हैं, यह पूरा जैसे डेफिनेशन के आधार पर उन्होंने पूछ लिया कि निम्न जातियाँ जब उच्च जातियों के रीति रिवाजों को अपनाती हैं तो उसे क्या कहते हैं। प्रभु जाति का कॉन्सेप्ट क्या है, प्रभु जाति कौन होती हैं, जो संख्या में ज़्यादा होती हैं, जो शिक्षित होती हैं, जो राजनीतिक रूप से मजबूत होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस बनने के चांसेस है एम.एन. श्रीनिवास से। सेकंड सेक्स बुक फिर से आ गया है, सेकंड सेक्स नाम का बुक सिमोन द बोवार का है, इंपॉर्टेंट बुक है, इसको याद रखिए। ठीक है, द वर्सहेन कॉन्सेप्ट। देखो, वर्सहेन कॉन्सेप्ट का एक तो मीनिंग समझ लेना जरूरी है कि इसका मीनिंग क्या होता है। तो इसका मीनिंग होता है टू अंडरस्टैंड। वर्सहेन वर्ड का मीनिंग होता है टू अंडरस्टैंड, ये इंग्लिश का वर्ड नहीं है इसलिए, और इसका हिंदी मीनिंग होता है समझना, हिंदी मीनिंग है समझना। ठीक है, तो वर्सहेन का मीनिंग क्या है प्लस ये किसने दिया। ठीक है, समझना किस तरह से, सहानुभूतिपूर्वक, एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग, है ना। इस तरह से जब हम किसी चीज़ को सब्जेक्टिव तौर पे समझते हैं, अपना समझ के समझते हैं, या जिससे जुड़ी हुई घटना है उसके दृष्टिकोण से समझते हैं, तो वो आपका वर्सेन कहलाता है। और ये कॉन्सेप्ट किसका है ये भी समझना जरूरी है, और कॉन्सेप्ट क्या है ये भी समझना जरूरी है। तो वर्सेन का जो कॉन्सेप्ट है वो मैक्स वेबर से जुड़ा हुआ है। मैक्स वेबर ने वर्सेन कॉन्सेप्ट की बात करी है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, जजमानी सिस्टम क्या है। तो जजमानी सिस्टम में यहाँ पर तो अलग टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल किया है। इसमें ये कोई परिवार की प्रणाली नहीं है, ना ही फसल से इसका कोई संबंध है, ना ही विवाह से। इसका संबंध है संरक्षक और ग्राहक, यानी कि ये एक तरह का संबंध होता है दो लोगों के बीच में जो सेवाओं का आदान प्रदान करते हैं। यहाँ पर पैट्रॉन क्लाइंट रिलेशनशिप लिखा है, संरक्षक ग्राहक संबंध लिखा हुआ है, पर यह सवाल सेवा विनिमय से भी संबंधित हो सकता है। जजमानी सिस्टम सेवा विनिमय का सिस्टम था कि एक दूसरे के लिए वो काम करेंगे, दो अलग अलग जातियाँ एक दूसरे के लिए काम करती हैं। जैसे ब्राह्मण ने किसी लोहार के घर पे पूजा कर दिया, तो लोहार ने ब्राह्मण के घर पे लोहे का कुछ काम कर दिया। कोई लेन देन नहीं पैसे का, संपत्ति का, सेवाओं का आदान प्रदान। तो सेवाओं के आदान प्रदान के सिस्टम को जजमानी प्रणाली कहते थे। वे प्रणालियाँ जिनमें रिश्तेदारी, समूह की सदस्यता और उत्तराधिकार स्त्री रेखा से प्राप्त होती है। ठीक है, स्त्री रेखा से, जब स्त्री के लाइन से हम रिश्तेदारी को देखते हैं तो उसको हम मातृवंशी बोलते हैं। ठीक है, मैट्रिलिनियन बोलते हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं मैट्रियर्कल यानी मातृसत्तात्मक और मातृवंशी, दोनों समझना जरूरी है। जब इनहेरिटेंस की बात करेगी कि संबंध को देखा जा रहा है, रिश्तेदारी को देखा जा रहा है, और इस रिश्तेदारी को जोड़ रहे हैं किससे, जो फीमेल है उससे, उसके लाइन से, फीमेल की मदर, उनकी मदर की मदर, इस तरह से, तो वो मातृवंशी कहलाता है। और जब पिता बेटे के पिता उसके दादा इस तरह से देखते हैं तो वो पितृवंशी कहलाता है। ठीक है, जबकि मैट्रियार्कल यानी मातृसत्तात्मक और पितृसत्तात्मक जो है शक्ति से संबंधित है। जब फैसले लेने की, निर्णय करने की जो क्षमता है वो पुरुष के पास होती तो वो पुरुष सत्तात्मक या पितृसत्तात्मक होता है, और जब निर्णय करने का अधिकार फीमेल के पास होता है तो वो मातृसत्तात्मक होता है। ठीक है, रिसर्च से इतना ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे नहीं, एक आध क्वेश्चन ही मैंने डाले हुए हैं। एम्पिरिकल अनुसंधान का अर्थ क्या है, अनुभवजन्य अनुसंधान का अर्थ क्या है। तो देखो, एम्पिरिकल का मतलब होता है फील करना, या आपके जो सेंसेस हैं, 5 सेंसेस, उनसे चीज़ों को समझना। तो प्रत्यक्ष रूप से हम जिनको देखते हैं और वो जब डाटा हम कलेक्ट करते हैं तो उसको हम एम्पिरिकल बोलते हैं, यानी कि हम आँख से जो देख रहे हैं, जो कानों से सुन रहे हैं,
है ना, जो हम महसूस करें मतलब टच करने पे, तो उससे हम जो डाटा कलेक्ट होता है वो एम्पिरिकल होता है, ठीक है, वो अनुभवजन्य होता है, अनुभव से जो प्राप्त करते हैं, ठीक है। वेबर अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर, स्टेटस ग्रुप्स आर आइडेंटिफाइड बाय, जो स्टेटस है वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो वेबर के हिसाब से स्टेटस जो है वो स्टाइल ऑफ लाइफ यानी कि जीवन शैली का जो तरीका होता है उससे हम पता करते हैं, ठीक है। जीवन शैली के तरीके के द्वारा हम स्टेटस को पता करते हैं। रोल क्या होता है? रोल, भूमिका और परिस्थिति से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। हाँ, एक भूमिका संग्रह क्या होता है? तो रोल जो है वो प्रतिमानों का संग्रह होता है। रोल इज अ कलेक्शन ऑफ नॉर्म्स, ठीक है, याद रखना है इसको। परिस्थिति से क्वेश्चन आएंगे भी, हम लोग देखेंगे। वन मिलिटेंट और इंडस्ट्रियल, आपको याद होगा मैंने पढ़ाया था, किसने, इमाइल दरखाइम ने दो तरह के समाजों की बात करी थी, कि पहले बोला कि आदिम समाज जो था पुराने समय में वो मिलिटेंट सोसाइटी होता था, और अभी जो है वो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, ठीक है। तो किसने जो है युद्ध प्रिय और औद्योगिक समाज के बीच अंतर बताया? इमाइल दरखाइम ने बताया। सेकेंडरी ग्रुप का फीचर यानी विशेषता कौन सा नहीं है? तो देखो, मैं ग्रुप की बात करते हुए मैंने दो ग्रुप के बारे में बताया था, एक बोला प्राथमिक ग्रुप और दूसरा मैं बताया था द्वितीयक ग्रुप। तो इन दोनों में ही खासकर मैंने अंतर बताया था। प्राथमिक ग्रुप जो होते हैं वो बहुत पर्सनल होते हैं, ठीक है, और जो द्वितीयक ग्रुप होते हैं वो इम्पर्सनल होते हैं, ठीक है। यहाँ पर चीज़ें औपचारिक होती हैं और वहाँ पे अनौपचारिक होती हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी ग्रुप की बात करें तो सेकेंडरी इट इज़ इम्पर्सनल, ये सही है। नॉट पूछा है, कौन सा फीचर नहीं है? फेस टू फेस नहीं होता है, फेस टू फेस जो होता है वो पर्सनल होता है, फेस टू फेस जो होता है वो पर्सनल होता है। तो इसका मतलब इसका जो सही है वो यही हो जाएगा, ठीक है। सेकेंडरी ग्रुप इम्पर्सनल तो होता ही है, फॉर्मल रूल्स होते हैं इसमें, मतलब नियम कानून होते हैं, और आमने सामने नहीं होता है। आमने सामने जो होता है वो व्यक्तिगत संबंध होता है, मतलब प्राथमिक ग्रुप होता है, ठीक है। एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, तो सोशलाइजेशन क्या होता है? सोशलाइजेशन यानी कि समाज के जो नियम कानून हैं, जो मूल्य हैं, उन चीज़ों को समझना। जैसे कि बच्चे जो होते हैं वो समाज से सीखते हैं कैसे बड़ों का सम्मान करना है, कैसे लोगों से बात करनी है, पैर छूने हैं, जाते आते वक्त मिलते वक्त नमस्ते करना है, जाते वक्त बाय करना है, ये सब चीज़ें। तो ये कैसे होता है, इसकी एजेंसी क्या है, मतलब किसके द्वारा ये सोशलाइजेशन होता है? फैमिली के द्वारा होता है। परिवार में लोग वो देख देख करके वो सीखते हैं। स्कूल में होता है, टीचर्स बताते हैं। हाँ, प्ले ग्रुप्स में होता है, जिन बच्चों के साथ वो खेलते हैं दूसरे बच्चों को देख करके खेलना सीखते हैं, तो सीखना ही है समाजीकरण। हाँ, सोशलिज्म, समाजवाद, ये इसका जो है समाजीकरण से कोई संबंध नहीं है, समाजवाद अपने आप में एक अलग व्यवस्था है। थियरी ऑफ लुकिंग ग्लास एक इम्पॉर्टेंट थियरी है, जो किसने दिया? लुकिंग ग्लास, ये चार्ल्स कूले का दिया हुआ थियरी है, स्वदर्पण, ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है पर है। माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी की इम्पॉर्टेंट बुक्स में मैंने इसको बताया था, और ये बुक जो है ये मीड के द्वारा दिया हुआ है, GH मीड ने ये बुक दिया हुआ है, माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी। ठीक इसी के साथ मैंने एक और बुक बताई थी, विल्फ्रेडो परेटो की। विल्फ्रेडो परेटो की बुक आप लोगों को याद होगा, माइंड एंड सोसाइटी, है ना। कन्फ्यूजन ना हो इसलिए इसको मैं बार बार बताया हूँ कि ये दोनों ही बुक्स इंपॉर्टेंट हैं, पर दोनों को याद रखना है कि मीड में सेल्फ की बात करते हैं, जबकि विल्फ्रेडो परेटो सिर्फ और सिर्फ माइंड एंड सोसाइटी की बात करते हैं, ठीक है। निम्न में से एक सामाजिक नियंत्रण का साधन नहीं है। कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से साधन अपनाए जाते हैं? उनमें से कौन एक साधन? देखो, प्रथाएं होती हैं, जनमत होता है, फैशन होता है, इन सब, ये सब कहीं ना कहीं समाज को नियंत्रित करते हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर से। लेकिन उद्विकास क्या है? उद्विकास सोशल चेंज का एक टाइप है। ये उद्विकास जो है वो सोशल चेंज का एक टाइप है, विकास का एक प्रकार है ना, सामाजिक बदलाव का
सामाजिक बदलाव का एक प्रकार है। तो उद्विकास इसमें जो है नहीं होना चाहिए, तो नॉट की बात कर रहा है तो ये उद्विकास हो जाएगा। विच एमंग द फॉलोइंग इज रिलेटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल चेंज। सामाजिक परिवर्तन से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट कौन सा है? ठीक है, तो सामाजिक परिवर्तन पढ़ते वक्त हमने रिवोल्यूशन पढ़ा था, क्रांति पढ़ा था। क्रांति एक तरह का सामाजिक बदलाव होता है। धर्म बदलाव से जुड़ा नहीं है, दंड लोकाचार बदलाव से जुड़े हुए नहीं है। क्रांति क्या है? क्रांति के बारे में और भी समझ लेते हैं। क्रांति है क्या? इसको बोलते हैं अमूल चूल परिवर्तन। ठीक है, यानी कि जब या कह सकते हैं संपूर्ण परिवर्तन। ठीक है, जब पूरा का पूरी संरचना बदल जाती है, समाज की पूरी संरचना बदल जाती है, संरचनात्मक परिवर्तन जब होता है। ठीक है, और बहुत कम समय में, बहुत कम समय में, अल्प समय में जब परिवर्तन होता है और अमूल चूल परिवर्तन होता है, यानी कि समाज की जो आधारशिला है, समाज में जो नियम कानून है, जो मूल्य हैं, सब कुछ बदल जाए, पूरा का पूरा जो संरचना बनी हुई है, जब सब कुछ बदल जाता है तब उसे हम क्रांति कहते हैं। निम्नलिखित में से किसने सामाजिक परिवर्तन का उद्विकासी सिद्धांत दिया है? वह उद्विकासी सिद्धांत की बात किसने करी है? तो हम जानते हैं कि हर्बर्ट स्पेंसर ने उद्विकासी सिद्धांत की बात की है, और इन्होंने ही सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का कॉन्सेप्ट भी दिया हुआ है समाजशास्त्र में, जिसको डार्विन से भी जो जुड़ा हुआ है। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी जो बुक है वो किसका है? हाँ, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी जो बुक है ये हर्बर्ट स्पेंसर का ही एक किताब है। ठीक है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन यानी सामाजिक स्तरीकरण का आधार नहीं है। कौन किसके आधार पे समाज का नहीं बटा होता है? जाति के आधार पे बटा होता है, नातेदारी के आधार पे बटे होते हैं, वर्ग के आधार पे भी समाज होते हैं, आयु के आधार पे समाज में स्तरीकरण नहीं होता है। निम्न में से कौन सी प्राप्त परिस्थिति है? देखो, स्टेटस को भी यहाँ पे स्थिति लिख दिया हुआ है। जनरली हिंदी में ये जब लिख के आएगा आपका परिस्थिति लिख के आएगा। दो तरह की परिस्थितियाँ होती हैं, एक अचीव्ड और एक एस्क्राइब्ड। अचीव्ड यानी कि अर्जित, जो आप खुद हासिल करते हैं जीवन में मेहनत करके, और एस्क्राइब्ड जो होता है वो आपको जन्मजात मिलता हुआ है। तो कौन सी चीज़ जन्मजात होती है? तो जाति ही जन्मजात होती है। ठीक है, शिक्षा आप हासिल करते हैं, सत्ता आप हासिल करते हैं, शक्ति आप हासिल करते हैं, जाति जो है हासिल नहीं करते, जाति जन्म से ही होती है। तो जाति क्या है? एस्क्राइब्ड स्टेटस है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एसोसिएशन के बारे में है कि समिति क्या है? समिति की विशेषता नहीं है। तो समिति व्यक्तियों का समूह होता है, सही है। इसमें एक कॉमन गोल होना ज़रूरी है, एक कॉमन पर्पज़ होना ज़रूरी है। एक सामान्य उद्देश्य नहीं होगा तब तक कोई एसोसिएशन नहीं बनता है। ठीक है, एसोसिएशन तभी बनता है जब सेम पर्पज़, सेम इंटरेस्ट वाले कुछ लोग मिलते हैं कि हमें भी ये करना चाहिए, सही लगता है, हमें भी करना चाहिए, सब एक जैसा सोचते हैं, तब एसोसिएशन बनता है। अमूर्तता ये एक तरह का भाव है ना। तो कंक्रीट ये नहीं होता है, ये कोई फिजिकल चीज़ नहीं है, ये कोई जो है भौतिक चीज़ नहीं है, तो मूर्तता नहीं होती। तो यही आपका इसमें विशेषता इसकी नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फीमेल एज द हेड विद इन द फैमिली। देखो, महिला प्रधान परिवार को क्या कहते हैं? वही बात आगे जो हम लोग कर रहे थे कि महिला अगर प्रधान है, मतलब क्या है? प्रधान होने का मतलब वो नहीं कि प्रधान है, महिला प्रधान होने का मतलब है उसका प्रभाव है, उसकी बात सुनी जाती है, उस निर्णय लेने की शक्ति उसके पास है। तो ऐसे परिवार को हम मातृसत्तात्मक परिवार कहते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से एक समिति तो हो गया, ये तो हो गया, रिपीट हो गया क्वेश्चन, ये भी रिपीट हो गया। ठीक है, द्विज आर ट्वाइस बॉन्ड रिफर्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। द्विज निम्नलिखित में से किसको संबोधित करते हैं? ठीक है, द्विज में कौन आता है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। अभी हम लोगों ने बात की थी, इन तीनों जातियों को हम क्या कहते हैं? द्विज जाति कहते हैं। तो इसमें आपका उपयुक्त सभी सही होगा। ठीक है, भारतीय समाज में जाति संस्तरण का आधार क्या है? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में जो जाति है वो चतुर्वर्ण सिद्धांत यानी कि वर्ण व्यवस्था पे है ना। चार जो वर्ण है, वर्ण व्यवस्था के आधार पे भारत में जाति का संस्तरण है। ठीक है,
देखो जो जो जजमानी सिस्टम है, उस जजमानी सिस्टम में दो लोग होते हैं सेवाओं के आदान प्रदान में। तो जजमान को सेवा प्रदान करने वाले को क्या कहा जाता है? तो जजमान को जो सेवा प्रदान करता है उसको कामीन बोलते हैं। ठीक है, वर्ड से याद रखना, उसे कामीन बोलते हैं। अनटचेबिलिटी को जड़ से मिटा दिया गया किस आर्टिकल के द्वारा? तो आर्टिकल 17 आया था, जो है इस ये बना अस्पृश्यता के निषेध में। ठीक है। रिलीजन का यानी धर्म का समाजशास्त्री प्रकार क्या है? धर्म का क्या प्रकार है समाजशास्त्री? तो धर्म का काम है व्यक्तिक और सामाजिक जीवन को स्थिर बनाना। ठीक है, समाज में स्थिरता को बनाए रखना, ये धर्म का सामाजिक प्रकार है। सती प्रथा के विरुद्ध में कानून कब पारित हुआ? तो 1829 में पारित हुआ। कुछ कुछ जीएस के जो क्वेश्चंस हैं ये भी आपको याद रखने हैं, यहाँ से भी वो क्वेश्चंस पूछ देते हैं। फैक्ट्स के आधार पर जो क्वेश्चंस हैं मूवमेंट से रिलेटेड, कई सारे आंदोलन की कब कौन सा आंदोलन हुआ, आंदोलन से जुड़े हुए लोग भी पूछ लेते हैं, तो एक बार मूवमेंट्स को देख लीजिएगा। सर्वोदय का एक कॉन्सेप्ट गांधी जी से जुड़ा हुआ है। हाँ, तो क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा सर्वोदय का सिद्धांत नहीं है? अयोग्य को योग्य बनाना इनका कॉन्सेप्ट था। मानवीय मूल्यों की स्थापना करना, प्रेम और अहिंसा तो उनका मेन जो है मोटिव था। ब्राह्मणवाद का कॉन्सेप्ट जो है वो इसमें नहीं आएगा। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? गांधी की ही पुस्तक है, हिंद स्वराज पुस्तक उन्हीं की लिखी हुई है। फादर ऑफ सोशियोलॉजी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र के जनक हम किन्हें कहते हैं? तो ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। अगस्ट कॉम्ट को हम समाजशास्त्र का जनक मानते हैं। ठीक है। रिलीजन ऑफ इंडिया बुक किसका है? तो मैक्स वेबर ने रिलीजन ऑफ इंडिया पे इनका बुक है। ठीक है। ट्विन पिलर्स ऑफ काम्ट सिस्टम, काम्ट ने के दो जो स्तंभ थे वो समाजशास्त्र के वो बताए, और उसमें ये सोशल डायनामिक्स और सोशल स्टैटिक्स को बताते हैं, यानी सामाजिक गतिशीलता और सामाजिक स्थितिकी का अध्ययन को उन्होंने बोला कि ये जो है दो काम्ट की व्यवस्था के दो स्तंभ हैं। ठीक है, याद रखना है स्टैटिक्स और डायनामिक्स, गतिशीलता और स्थितिकी। एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन किसका बुक है? तो प्रोडक्शन उत्पादन वगैरह से रिलेटेड याद रखिएगा, अगर चीज़ें आती हैं तो उसमें आपको कार्ल मार्क्स के ही साथ जाना है। उत्पादन पे कार्ल मार्क्स का ही सब क्वेश्चन आएगा। उत्पादन संबंध, उत्पादन प्रणाली, वर्ग, संघर्ष, श्रम, ऐसे शब्द अगर आपको मिल जाए तो आप कार्ल मार्क्स के ही साथ जाइए। ठीक है। दुर्खीम के अनुसार किस प्रकार की सुदृढ़ता श्रम विभाजन का उत्पाद है? देखो, श्रम विभाजन शब्द अगर आपको मिले तो आप जाएंगे दुर्खीम के साथ। श्रम विभाजन पे दुर्खीम का ही काम है, और इनका बुक भी है डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। ठीक है, समाज में श्रम विभाजन इनकी पुस्तक है और इम्पॉर्टेंट पुस्तक है, समाज में श्रम विभाजन। ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। फिलहाल प्रश्न में कह रहा है कि किस प्रकार की जो सॉलिडरिटी है वो डिवीजन ऑफ लेबर का प्रोडक्ट है? तो दुर्खीम बात करते हैं कि आज के समाज में, यानी कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी में, जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी में डिवीजन ऑफ लेबर ज़्यादा होता है ना, मोर डिवीजन ऑफ लेबर। इतना डिवीजन ऑफ लेबर है कि सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो गए, और इस वजह से यहाँ पे एकता है। तो वो बोलते हैं कि आधुनिक समाज में ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी होती है, यानी जैविकी सुदृढ़ता होती है। ठीक है, ध्यान देना है आपको। इन्होंने दो तरह की सोसाइटीज़ की बात किया था, है ना, मिलिटेंट और इंडस्ट्रियल। ठीक है, मिलिटेंट में किस तरह की सॉलिडरिटी की बात की इन्होंने? मैकेनिकल, यांत्रिकी। हाँ, और इंडस्ट्रियल में कैसी बात की? ऑर्गेनिक, जैविकी। ठीक है, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दरकाइम एक इंपॉर्टेंट थिंकर है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या? नहीं,
अकॉर्डिंग टू दुर्खिम विच टाइप ऑफ सॉलिडिटी डेवलप्स आउट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन इंडिविजुअल। सेम क्वेश्चन है, अलग तरह से लिखा हुआ है। दुर्खिम के अनुसार किस प्रकार की सुदृढ़ता व्यक्तियों के मध्य विभेदों के कारण विकसित होती है। तो विभेद कब होते हैं? देखो, जो आदिम समाज था वहाँ पे विभेद नहीं थे, ज़्यादातर लोग किसानी खेती करते थे। विभेद कब आया? इंडस्ट्रियल समाज में, औद्योगिक समाज में। और विभेद की वजह से क्या, विभेद मतलब क्या? विभेद मतलब विभाजन, श्रम का विभाजन। तो विभाजन से किस प्रकार की सुदृढ़ता आती है? जैविकी, ऑर्गेनिक। ठीक है, याद रखिएगा। क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस। जब भी स्ट्रगल की बात आएगी आप कार्ल मार्क्स के साथ में जाएंगे। 3 टाइप्स ऑफ अथॉरिटी आर मेंशन्ड बाय मैक्स वेबर। मैंने पढ़ाया है, आप लोगों ने पढ़ा है। ट्रेडिशनल, रेशनल, लीगल और कैरिस्मेटिक। परंपरागत, तार्किक, वैधानिक और करिश्माई सत्ता की बात करते हैं कौन? मैक्स वेबर। सोशियोलॉजी एंड फिलॉसफी किसका बुक है? हाँ, सोशियोलॉजी एंड फिलॉसफी किसका बुक है? इमाइल दरखाइम का बुक है। ठीक है, दरखाइम की सारी किताबें इंपॉर्टेंट हैं। रिसर्च मेथड्स इन सोशल रिलेशन। रिसर्च मेथड से बहुत ज़्यादा बुक्स, 2 ही बुक्स में दिया उसने, और दोनों में ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर ये सेल्टिस, जहोदा एंड अदर्स का बुक है। सेल्टिस मुख्य नाम इसमें याद रखिएगा। ठीक है, इसमें रिसर्च मेथड्स इन सोशल रिलेशंस। ये रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है? रिसर्च से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने नहीं है, पर रिसर्च डिज़ाइन की जब बात आए तो याद रखिएगा कि ये एक तरह का फ्रेमवर्क है। एक तरह का फ्रेमवर्क है। ठीक है, एक तरह का फ्रेमवर्क है, एक रूपरेखा। वर्सेन का कॉन्सेप्ट किसने दिया? हम लोग अभी बात कर रहे थे, ये मैक्स वेबर का दिया हुआ कॉन्सेप्ट, जिसका मतलब है टू अंडरस्टैंड, यानी कि समझना, यानी कि समझना। ठीक है, रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड किसका किताब है? ये आपका किताब है दुर्खिम का, हम सब जानते हैं। इंडक्टिव, डिडक्टिव, लॉजिक क्या है? ये नॉलेज को गेन करने के 2 मेथड्स हैं, बस इतना ही। डिटेल्स में इसमें हम नहीं जाएंगे। पॉजिटिविज्म, प्रत्यक्षवाद, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हाँ, दिया हुआ हिंदी में ऑलरेडी। बात हमने किया है प्रत्यक्षवाद का कॉन्सेप्ट किसका है? तो अगस्त कॉम्ट, फादर ऑफ सोशियोलॉजी, उन्हीं का कॉन्सेप्ट है प्रत्यक्षवाद, जिसका मतलब है कि समाज का अध्ययन हम वैज्ञानिक तरीके से करना चाहिए। सोशल फैक्ट क्या होते हैं? सोशल फैक्ट का कॉन्सेप्ट दुर्खिम के द्वारा दिया गया है, और दुर्खिम ने सामाजिक तथ्य के बारे में 2 बातें बताई थी कि ये बाह्य होते हैं, यानी इसमें बाह्यता का गुण पाया जाता है, और इसमें बाध्यता का गुण पाया जाता है ना। इंग्लिश में बोलें तो एक्सटीरियरिटी और कॉन्स्टेंट, ये 2 होते हैं। ठीक है, कॉन्स्टेंट, ठीक है, एक्सटीरियर होते हैं और कांस्टेंट होते हैं। तो बाय होते हैं, और एक ही दुर्खिम द्वारा बताया गया सामाजिक तत्व बाय होते हैं, दूसरा गुण उसमें नहीं दिया, एक ही ऑप्शन सही। ठीक है, बाय होते हैं, और याद रखना है दोनों में। क्वेश्चनर क्या होता है? देखो, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन आएगा नहीं इससे, पर थोड़ा सा समझ लेना जरूरी है। क्वेश्चनर और शेड्यूल में एक सिंपल सा डिफरेंस। क्वेश्चनर क्या होता है? क्वेश्चनर जो है उसको उत्तरदाता भरता है, उत्तरदाता भरता है, मतलब उसमें जो प्रश्न होते हैं उनके जवाब देता है। और जो शेड्यूल है उसको अनुसंधानकर्ता जो है वो भरता है, अनुसंधानकर्ता भरता है। ठीक है, तो इसमें क्या है? प्रश्नावली के द्वारा सूचना प्रदान करने के लिए शोधकर्ता उत्तरदाता के पास जाता है। ठीक है, प्रश्नावली को डाक से उत्तरदाता तक भेजता है, ऐसा नहीं कर सकते। प्रश्नावली को डाक से उत्तरदाता तक भेजता है। शोधकर्ता उत्तरदाता को अपने पास बुलाता है। ठीक है, तो जा सकते हैं उत्तरदाता के पास, जाया जा सकता है। प्रश्नावली को डाक के द्वारा उत्तरदाता तक भी भेजा जा सकता है। शोधकर्ता उत्तरदाता को अपने पास बुलाता है। शोधकर्ता स्वयं जाता है उत्तरदाता के पास। ठीक है, ये हम लोग सर्वे करते हैं तो
हमें खुद जाना पड़ता है। हु डिजाइन द स्केल टू मेजर द सोशल डिस्टेंस, इतना क्वेश्चन टफ आएगा नहीं, पर इसमें बोगार्डस है। जब भी बात आए कि इस स्केल टू मेजर को किसने डिजाइन किया, तो बोगार्डस ने इसको किया था। ठीक है, अम्बेडकर से कुछ कुछ क्वेश्चंस आएंगे, अम्बेडकर की बुक्स आ सकती हैं। क्वेश्चन है किसका दृष्टिकोण था कि यथार्थ जनतंत्र जाति के अस्तित्व को समाप्त किए बगैर संभव नहीं है, तो बी आर अम्बेडकर का एक कंसेप्ट था। और बी आर अम्बेडकर से जुड़ी हुई बुक्स इंपॉर्टेंट है, जो मैंने इंपॉर्टेंट बुक्स के कंसेप्ट में कराया भी था, तो एक बार इनकी बुक्स को आप लोग फिर से देख लीजिए। 12-13 मिनट का वीडियो है, आप ज़रूर देखिएगा उसमें। ठीक है, सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स, हाँ, अभिजात वर्ग का परिभ्रमण, ये किसका कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में विल्फ्रेडो परेटो बात करते हैं। ठीक है, विल्फ्रेडो परेटो बात करते हैं, इनका बुक माइंड एंड सोसाइटी हम लोगों ने पहले देख चुके हैं। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखिए। लॉ ऑफ 3 स्टेजेस किसने दिया, हमारे फादर ऑफ सोशियोलॉजी ने बोला कि समाज का विकास 3 स्तर में हुआ है। पहला धार्मिक स्तर, दूसरा तत्व मीमांसात्मक, और तीसरा प्रत्यक्षवाद, या इसी को हम कह सकते हैं वैज्ञानिक। ठीक है, तो इन 3 स्तर की बात कौन किया, यही लॉ ऑफ 3 स्टेजेस है, इसकी बात अगस्त में हम करते हैं। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन की हम लोग बात कर चुके हैं कि इसके बारे में हर्बर्ट स्पेंसर ने बात किया है। माइंड एंड सोसाइटी विल्फ्रेड परेटो की बुक है। एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ 1912 का बुक है, और ये किसकी बुक है, ये इमाइल दरकाइम की बुक है। मैंने बोला है इमाइल दरकाइम की सारी बुक्स इंपॉर्टेंट है, और प्लस में इसका क्रोनोलॉजी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सुसाइड नाम से इनका एक बुक है, डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी इनका एक बुक है, एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ इनका एक बुक है। ठीक है, इन तीनों बुक्स का ईयर के साथ में याद रहना इनको ज़रूरी है, और जो मेथड्स के ऊपर इनका जो बुक है वो भी इम्पोर्टेंट है। निम्न में से कौन एक आश्रम नहीं है, ब्रह्मचर्य एक आश्रम है, वानप्रस्थ एक आश्रम है, गृहस्थ भी एक आश्रम है, सेवाश्रम कोई आश्रम नहीं है। हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक एंटाइटल्ड द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज वेस्टरमार्क का एक बुक है, इंपॉर्टेंट बुक है, याद रखिए। मॉडर्नाइजेशन इन इंडियन ट्रेडिशन भी इंपॉर्टेंट बुक है, योगेंद्र सिंह का बुक है, आपको याद रखना है। एस.सी. दुबे की 2 किताबें आपको याद रखनी है, एक है इंडियन विलेज, इंपॉर्टेंट बुक्स में मैं इसको भी कराया हूँ, एक है इंडियन विलेज, और एक है इंडियाज चेंजिंग विलेजेस, इंडियाज चेंजिंग विलेजेस। ठीक है, इस पर भी उनका, इस नाम से भी उनका बुक है, एस.सी. दुबे का। एम.एन. श्रीनिवास का द रिमेंबर्ड विलेज इंपॉर्टेंट बुक है, और बाकी हम लोग बात कर चुके हैं उनके बारे में। ग्रीन रिवोल्यूशन किससे जुड़ा हुआ है, हम सब जानते हैं, ग्रीन रिवोल्यूशन कृषि विकास से जुड़ा हुआ है। हाँ, हरिजन शब्द किसने दिया, महात्मा गांधी ने, किसको दिया, दलितों को। Who had spearheaded the movement against the tradition of सती, सती प्रथा के खिलाफ किसने आंदोलन चलाया था, तो राजा राम मोहन राय। यांत्रिक और सावयवी एकता, यांत्रिक और सावयवी एकता, जैविक एकता को हम सावयवी एकता भी बोलते हैं, तो इसकी बात किसने किया, हम लोग जानते हैं, दुर्खेम भी इसकी बात करते हैं। विच स्कूल ऑफ थॉट, कार्ल मार्क्स ने कौन से वैचारिक मत का प्रतिपादन किया, तो मैं बोला बार बार कि जहाँ संघर्ष की बात आएगी वहाँ पे कार्ल मार्क्स को हम चुनेंगे। डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, ये बुक इमाइल दरकाइम का है, इनका थीसिस बुक था। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, और ये कार्ल मार्क्स का है। हु हैज़ एडवोकेटेड सोशियोलॉजी एज अ पॉजिटिविस्टिक साइंस, किसने समाजशास्त्र को प्रत्यक्षवादी विज्ञान का समर्थन दिया, तो प्रत्यक्षवाद शब्द जहाँ भी आपको मिल जाएगा, या वैज्ञानिक शब्द जहाँ भी मिल जाएगा, वहाँ आप काउंट को ढूंढ लीजिएगा।
हु हैज़ गिवन 3 टाइप्स ऑफ अथॉरिटी, तीन तरह के अधिक तीन तरह की सत्ता की बात कौन करता है, अथॉरिटी की बात कौन करता है, तो वेबर करते हैं। कौन कौन सी? ट्रेडिशनल, रेशनल, लीगल और कैरिस्मेटिक। ये क्वेश्चन आ चुका है। तीन तरह के अधिकार और चार तरह की एक्शंस की बात उन्होंने करी। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सोशल एक्शन? 4 टाइप्स ऑफ सोशल एक्शन। कौन कौन से? ट्रेडिशनल, वैल्यू रेशनल, लीगल रेशनल और इफेक्टिव। ठीक है। भावनात्मक, मूल्य, हिंदी में बोलेंगे तो परंपरागत, परंपरा के आधार पे जो हम लोग काम करते हैं, एक्शन लेते हैं। मूल्य को, सही गलत को ध्यान में रखते हुए, मूल्य तार्किक, और लीगल यानी कि वैधानिक तार्किक। ठीक है, कानूनन जो सही गलत होता है उसके हिसाब से। और ये है भावनात्मक, भावनाओं के आधार पर जो एक्शन हम लेते हैं वो आपके। तो चार तरह के एक्शंस की बात करी किसने? मैक्स वेबर ने। एलिनेशन का कॉन्सेप्ट कार्ल मार्क्स ने दिया, आपको याद रखना है। ठीक है। अलगाव का कॉन्सेप्ट जो है कार्ल मार्क्स का। पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी भी कार्ल मार्क्स का बुक है। दर्शन, छोड़िए, हिंदी छोड़ दी। एक और वर्ड है अकॉर्डिंग टू होम मोड ऑफ प्रोडक्शन की बात मैंने अभी बात किया कि जहाँ कहीं भी आपको उत्पादन से जुड़ा हुआ बात आए, उत्पादन प्रणाली, उत्पादन के साधन, उत्पादन के संबंध, तो आप वहाँ कार्ल मार्क्स को ढूंढ लीजिए। ठीक है। और इनके बारे में एक और बात है कि आर्थिक निर्धारणवाद जो शब्द आएगा तो वो भी इन्हीं से जुड़ेगा। आर्थिक निर्धारणवाद, हर चीज़ को अर्थव्यवस्था के आधार पे देखते हैं। ठीक है। इन्होंने आधार और अधिसंरचना की भी बात की है। ठीक है। आधार और अधिसंरचना, आधार यानी कि बेस बोलते हैं ये, अधिसंरचना को सुपर स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। आधार, इन्होंने अर्थव्यवस्था को आधार माना कि अर्थव्यवस्था जो है वो समाज का आधार होती है। और अधिसंरचना में उन्होंने बोला कि शिक्षा, धर्म, कला, साहित्य, सब कुछ जो है वो अधसंरचना में आ जाता है। और ये सब कुछ अर्थव्यवस्था के द्वारा ही प्रभावित होता है। जैसी अर्थव्यवस्था होगी उस हिसाब के राजनीति, ये सब चीज़ें उस हिसाब से होती हैं। ठीक है। तो इसलिए आर्थिक निर्धारणवादी जो है बोलते हैं कार्ल मार्क्स को। या कार्ल मार्क्स जो है वो केवल अर्थव्यवस्था पर चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रोडक्शन, उत्पादन से संबंधित, संघर्ष से संबंधित, वर्ग से संबंधित चीज़ें आएंगी तो कार्ल मार्क्स के साथ जाना है। मेथड इन सोशल रिसर्च एक इम्पॉर्टेंट बुक है। मेथडोलॉजी से अगर किताब कोई आएगा तो आपका यही आना चाहिए। ये गुड एंड हार्ट का जो है बुक है, मेथड इन सोशल रिसर्च। सोशल रिसर्च इज़ अ टाइप ऑफ प्रोसेस। सोशल रिसर्च किस तरह का प्रोसेस है? सिस्टमेटिक और साइंटिफिक, क्रमबद्ध और वैज्ञानिक प्रक्रिया है। क्या? सामाजिक अनुसंधान। शिक्षित उत्तरदाताओं के एक बड़े समूह से सूचना एकत्रित करने के लिए एक लंबे क्षेत्र में फैले हों, जो कि एक लंबे क्षेत्र में फैले हों, कौन सा शोध उपकरण प्रयोग करेंगे? देखिए, एक सूची और प्रश्नावली और सूची में एक और अंतर है। जो मैं बोल रहा था कि प्रश्नावली को उत्तरदाता भरता है, तो प्रश्नावली को भरने के लिए उत्तरदाता भरेगा तो उत्तरदाता को शिक्षित होना चाहिए। ठीक है। जब जनता शिक्षित होती है तो हम प्रश्नावली इस्तेमाल करते हैं, और जब जनता अशिक्षित होती है तो हम अनुसूची का इस्तेमाल करते हैं। अनुसूची को जो अनुसंधान करता होता है वो स्वयं फिल करता है। ठीक है। ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, और आई होप कि ये आप लोगों को हेल्प करेंगे। ठीक है। इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस और भी हैं, हम लोग उनको भी कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग कुछ और क्वेश्चंस को कर लेते हैं। फोक क्विज
नाम की पुस्तक जो है एक इम्पोर्टेंट पुस्तक है, और ये फोकवेज जो बुक है एक इम्पोर्टेंट बुक है, और इसके जो राइटर हैं वो समनर है। फोकवेज पुस्तक के राइटर समनर है, सुमनर भी बोलते हैं। ठीक है, फोकवेज का कॉन्सेप्ट और फोकवेज की बुक दोनों ही समनर का है। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन हम लोग अभी देख चुके हैं, ये योगेंद्र सिंह का बुक है। ठीक है, ग्रामीण समुदाय को लघु समुदाय किसने कहा? तो ये रॉबर्ट रेडफील्ड का कॉन्सेप्ट है। लघु समुदाय या ग्रामीण समुदाय को लघु समुदाय, केवल लघु समुदाय का कॉन्सेप्ट भी अगर बात करें किसने दिया तो रॉबर्ट रेडफील्ड ने दिया, या ग्रामीण समुदाय को लघु समुदाय किसने कहा? वो रॉबर्ट रेडफील्ड ने। ठीक है, एक समूह जिससे तुलना करके हम अपनी परिस्थिति को परख करते हैं, क्या कहलाता है? उसको संदर्भ समूह कहते हैं। जिसको तुलना करके हम अपने समूह की परख करते हैं, या कहिए कि जिसके जैसा हम बनना चाहते हैं, जिसको हम अपने मॉडल के रूप में, आइडियल के रूप में देखते हैं, उसको हम संदर्भ समूह कहते हैं। अ सिटी, अ टाउन एंड अ विलेज आर एग्जाम्पल ऑफ, ये सब एक कम्युनिटी यानी कि एक समुदाय के उदाहरण है। गांव, कस्बा, शहर। समुदाय होने के लिए दो चीज़ें बहुत मस्ट हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा। एक तो होता है जियोग्राफिकल एरिया, माने कि भौतिक जो जियोग्राफिकल एरिया यानी कि जो ज़मीन है, और दूसरा है वी फीलिंग बोलते हैं इसको, है ना। वी फीलिंग मतलब एकता की भावना। ठीक है, एकता की भावना। कम्युनिटी होने के लिए दो चीज़ें मस्ट है। ठीक है, जियोग्राफिकल एरिया, क्षेत्र, और वी फीलिंग, तब उसको समुदाय बोलेंगे। ठीक है, सेल्फ जो है यानी जो स्व का विकास है वो सामाजिक परिप्रेक्ष्य में होता है। इसकी बात जी.एच. मीड ने करी है। जी.एच. मीड ने सेल्फ को दो भागों में बांटा हुआ है, आई और मी में। ध्यान रखिए, आई और मी में। और ये बोलते हैं कि जो सेल्फ का विकास है सामाजिक परिप्रेक्ष्य में होता है। ठीक है, एसोसिएशन यानी संस्था की बात करें तो हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि संस्था में क्या होता है? एक कॉमन इंटरेस्ट, एक कॉमन पर्पज, है ना। जब तक एक कॉमन इंटरेस्ट नहीं होगा तब तक कोई संस्था नहीं बनती। जो उसके सदस्य होते हैं वो सब एक चीज़ चाहते हैं। ठीक है, उनका एक कॉमन जो है अंडरस्टैंडिंग होती है, एक जो शेयर्ड कह सकते हैं, उनका एक इंटरेस्ट होता है। तो जैसे कि चर्च है तो चर्च में एक ही धर्म के लोग होते हैं। ट्रेड यूनियन में एक ही सोच के लोग होते हैं। रिलीफ एसोसिएशन में ऐसे लोग जो लोगों की मदद सहायता करने चाहते हैं, ऐसे ही लोग जुड़ेंगे जिनका इसमें इंटरेस्ट है। मित्र समूह ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये एक एसोसिएशन नहीं है, ये महज एक ग्रुप है। एसोसिएशन होने के लिए कुछ रूल्स, नियम, कानून भी होते हैं, मित्रों में ऐसा नहीं होता। ठीक है, निम्न में से किसकी स्थापना विचार पूर्वक की जाती है? ठीक है, तो कम्युनिटी जो है वो नेचुरल होता है, इसको बनाया नहीं जाता, कोई गांव बसाया नहीं जाता कि चलो गांव बसाते हैं। ठीक है, राष्ट्र भी नेचुरल ही होता है ना। समिति जो है, एसोसिएशन को बनाने के लिए हमें विचार करना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि देखिए हम ये सोचते हैं, आप क्या सोचते हैं, आप भी सेम सोचते हैं, चलो हम एक संगठन बनाते हैं, एक समिति बनाते हैं। ठीक है, तो समिति को बनाने के लिए विचार करना पड़ता है, सोचना पड़ता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएशन, निम्न में से कौन एक समिति है? परीक्षा कोई समिति नहीं होती है, संविधान कोई समिति नहीं है, जनता भी कोई समिति नहीं है। समिति है एक राजनीतिक दल, है ना, एक पॉलिटिकल पार्टी। विच इज नॉट एन इंस्टीट्यूशन, कौन संस्था नहीं है? तो देखो हम बात कर चुके हैं, परिवार एक संस्था है, अर्थव्यवस्था एक संस्था है, धर्म एक संस्था है। ट्रेडिशन संस्था नहीं है, ट्रेडिशन का माना होता है परंपरा। इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या होता है? तो हम लोग अभी बात की है कि इंस्टीट्यूशन में मूल्य और नॉर्म्स, इसके ग्रुप को हम बोलते हैं संस्था। संस्था क्या है?
मूल्यों और मानदंडों का समुच्चय। संस्था क्या है? मूल्यों और मानदंडों का समुच्चय। सोशियोलॉजी क्या है? इसके डेफिनेशन के आधार पर क्वेश्चन है। सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सोशल इंस्टीट्यूशन। समाज और सामाजिक संस्थाओं के अध्ययन को हम समाजशास्त्र कहते हैं। ह्यूमन सोसाइटी एक बुक है, इंपॉर्टेंट बुक है, और ये किंग्सले डेविस के द्वारा लिखा गया। ह्यूमन सोसाइटी किंग्सले डेविस का लिखा हुआ बुक है। फर्स्ट सोसाइटी कैन बी सेड टू बी। किसको हम पहला समाज कह सकते हैं? तो परिवार को, फैमिली को हम पहला समाज कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि समाज की सबसे जो यूनिट है, सबसे छोटी इकाई जो है वो परिवार है। और परिवार जो है वो एक प्राइमरी ग्रुप भी है, याद रखिए। परिवार जो है वो एक प्राथमिक समूह भी है, प्राइमरी ग्रुप भी है। इस पे क्वेश्चन बनता है ना। प्राथमिक समूह कौन है? तो परिवार का ऑप्शन होगा। तो परिवार एक प्राथमिक समूह है। और प्राथमिक समूह का कॉन्सेप्ट दिया किसने? इस पे भी सवाल बन जाता है। तो ये CH पूरे के द्वारा दिया हुआ कॉन्सेप्ट है। प्रथम समाज हम परिवार को बोलते हैं। सोसाइटी क्या है? सोसाइटी मीन्स, सोसाइटी सिर्फ लोगों का समूह नहीं है, सिर्फ सोशल इंस्टीट्यूशंस ही समाज नहीं है। फोकेज मोर्स को केवल समाज नहीं कह सकते हैं। समाज असल में होता है संबंधों के बारे में। संबंधों की जो संपूर्ण व्यवस्था है, सेटलमेंट है, उसको हम बोलते हैं समाज। ठीक है। सोशलाइजेशन, सोशलाइजेशन टेक प्लेस। समाजीकरण कब होता है? समाजीकरण क्या है? समाजीकरण का सीधा सीधा मतलब होता है सीखना, है ना। समाज में जो कुछ भी है उनको सीखना, जो उसके मूल्य है, समाज का जो परंपराएं हैं, जो प्रथाएं हैं। बचपन, जब जन्म होता है, जन्म से तो सीख के कोई आता नहीं है। जन्म के बाद में व्यक्ति सीखना शुरू करता है, और वो सीखना कभी नहीं रुकता। इंसान जीवन पर्यंत जो है उसका समाजीकरण होता रहता है। जहाँ वो जाता है वहाँ के लोगों को देखता है, वहाँ की चीज़ों को सुनता है, समझता है, और उसके हिसाब से उसके अंदर बदलाव होते हैं, वो चीज़ों को सीखता रहता है। तो सामाजिकरण एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया है, ठीक है, लाइफ टाइम प्रोसेस है। लुकिंग ग्लास सेल्फ, कूले का कॉन्सेप्ट है, लोग देख चुके हैं। वर्ण सिस्टम स्टार्टेड इन, जो वैदिक व्यवस्था, जो वर्ण व्यवस्था है वो कब स्टार्ट हुई? वो वैदिक काल में स्टार्ट हुई। प्राइमरी रीजन ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, सामाजिक स्तर का प्राथमिक कारण क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी भी समाज में स्त्रीकरण क्यों होता है? क्योंकि उस समाज में सामाजिक असमानता मौजूद होती है। अगर लोगों में सामाजिक असमानता ना हो तो कोई स्त्रीकरण नहीं होगा। ठीक है। कास्ट इज अ क्लोज सिस्टम बिकॉज, कास्ट एक बंद व्यवस्था है। क्यों? क्योंकि कास्ट जो है वो एक एस्क्राइब्ड स्टेटस है। कास्ट जो है वो प्रदत्त परिस्थिति है, इसको हम बदल नहीं सकते, इसलिए इसको हम एक बंद व्यवस्था मानते हैं। जाति को एक बंद व्यवस्था मानते हैं। क्यों? क्योंकि यह एक प्रदत्त परिस्थिति है। ठीक है। कास्ट स्ट्रेटिफिकेशन, स्ट्रेटिफाइड कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन, जो जाति का स्तरीकरण है वो किस आधार पे है? तो इसको हम बार बार देख चुके हैं, ये चतुर्वर्ण यानी कि वर्ण व्यवस्था के आधार पे है। ठीक है, वर्ण व्यवस्था के आधार पे। ठीक है। निम्न में से कौन सी सामाजिक नियंत्रण की अनौपचारिक विधि है? लॉ, स्टेट, एजुकेशन, ये सब फॉर्मल है, सब इसमें औपचारिक हम जानते हैं, सब ऑफिशियल होता है। बिलीफ सिस्टम अनौपचारिक है। कौन क्या विश्वास करेगा इसमें? सरकार का, या इस तरह से औपचारिकता नहीं है कोई। ठीक है। साइक्लिक थियरी से कौन जुड़ा हुआ है? तो पिट्रिन सोरोकिन नाम के जो हमारे साथ सोशियोलॉजिस्ट है, वो साइक्लिक थियरी से जुड़े हुए हैं। साइक्लिक थियरी ऑफ सोशल चेंज, कि समाज में जो परिवर्तन होता है वो साइक्लिक तौर पे होता है ना। पहले एक समय के तक डेवलपमेंट होता है, और डेवलपमेंट पीक पे पहुंच जाने के बाद में फिर उसका विनाश होता है, फिर विकास होता है, फिर विनाश होता है, इस तरह का। ठीक है। बाकी टी पार्सन्स इसमें होंगे चक्री सिद्धांत से रिलेटेड। परेटो भी इसी में आते हैं। परेटो भी चक्री सिद्धांत को ही मानते हैं। विल्फ्रेड को थियरी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ एलिट, अभिजात या अभिजन परिभ्रमण का सिद्धांत जो है किसका है? ये विल्फ्रेडो परेटो का है।
ठीक है। भारतीय संस्कृति पश्चिमी संस्कृति से उच्च है, ये किस चीज़ का उदाहरण है? एक संस्कृति जब अपने आप को दूसरी संस्कृति से उच्च मानती है तो वो एथनोसेंट्रिज्म होता है, यानी कि निर्जाति केंद्रवाद होता है, या जाति केंद्रवाद भी इसको बोलते हैं। ठीक है। मेंबरशिप इन कास्ट, कास्ट में जो मेंबरशिप है यानी कि जो उसकी सदस्यता है वो क्या होता है, वो ऑप्शनल होती है ना, क्या वो अचीव करते हैं हम ना, क्या वो ऑटोमेटिक होती है नहीं, वो एस्क्राइब्ड प्रदत्त होती है, वो हमें जन्म से मिलती है। तो जन्म से जो चीज़ हमारे साथ होती है उनको हम प्रदत्त सदस्यता बोलते हैं या प्रदत्त परिस्थिति बोलते हैं। ठीक है। कास्ट स्ट्रेटिफाइड स्ट्रेटिफिकेशन इन इंडियन सोसाइटी इज बेस्ड ऑन, फिर वही क्वेश्चन है, चतुर्वर्ण जो सिद्धांत है उसके आधार पर ही भारत में जाति व्यवस्था है। किसने विश्व के महान 6 धर्मों का अध्ययन किया? तो वेबर ने विश्व के 6 धर्मों का अध्ययन किया था, याद रखिएगा। किसने फैमिली और किनशिप पे रीजनल स्टडी किया है? तो इरावती कार्वे फर्स्ट विमेन सोशोलॉजिस्ट हम लोग उनको बोलते हैं, फर्स्ट विमेन इंडियन सोशोलॉजिस्ट, फर्स्ट विमेन इंडियन सोशोलॉजिस्ट। ठीक है। किनशिप इन इंडिया इनका बुक भी है, और फैमिली और किनशिप पर इसने स्टडी किया है। युगांता नाम का भी इनका एक पुस्तक है। ठीक है। इन मुस्लिम मैरिज, मुस्लिम विवाह में दूल्हे द्वारा दुल्हन को अदा की जाने वाली राशि को क्या कहते हैं? ठीक है, तो उसको मेहर बोलते हैं। ठीक है, उसको मेहर बोलते हैं। विवाह का एक प्रकार जो देवर विवाह कहलाता है, उसमें क्या होता है? देवर विवाह में क्या होता है? इंग्लिश में इसको हम लेविरेट बोलते हैं। क्या होता है? जो मृत भाई की और पत्नी के बीच में, मृत भाई की पत्नी के साथ जब विवाह होता है तो उसको मृत भाई की पत्नी के बीच जब विवाह होता है तो उसको देवर विवाह कहते हैं, यानी कि जब देवर से विवाह हो। ठीक है, इसी जैसा कंसेप्ट है। विडो ऑफ हिज डिसीज्ड ब्रदर। हिंदू ट्रेडिशनल बिलीफ में मैरिज को क्या मानते हैं? तो हिंदू परंपरागत विश्वास के अनुसार विवाह को एक संस्कार माना जाता है, विवाह को एक संस्कार माना जाता है। अनुलोम विवाह क्या होता है? जब ऊंची जाति का पुरुष हो और निम्न जाति की स्त्री हो तो उसको हम अनुलोम विवाह कहेंगे, और इसका उल्टा हो तो प्रतिलोम विवाह कहेंगे। ठीक है। शारदा एक्ट क्या है? 1929 में आया। शारदा एक्ट चाइल्ड मैरिज को मिटाने के लिए आया था। ठीक है, शारदा एक्ट चाइल्ड मैरिज को मिटाने के लिए आया था, तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिए। मैरिज क्या है? मैरिज एक सोशल इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, विवाह एक सामाजिक संस्था है, परिवार एक सामाजिक संस्था है, शिक्षा एक सामाजिक संस्था है। ठीक है। नातेदारी शब्दावली किन संबंधों को प्रकट करती है? देखो, एक तो रक्त से बने हुए संबंध और दूसरे विवाह से बने हुए संबंध। ठीक है। विवाह और रक्त के जुड़ने से जो भी संबंध बन रहे हैं उन पूरे संबंधों के जाल को हम बोलते हैं नातेदारी, यानी कि किनशिप। ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है 3 पीढ़ियों या विवाह से जुड़े संबंधियों के बीच, तो सही है। समरप्त संबंधियों के बीच भी सही है, दोनों ही सही है। दोनों किस में आ रहे हैं? इसमें आ रहे हैं। ठीक है। एम एन श्रीनिवास ने ग्रामीण भारत में सांस्कृतिक गतिशीलता को समझने के लिए किस शब्दावली का प्रयोग किया? एम एन श्रीनिवास ने सांस्कृतिकरण शब्द का प्रयोग किया था। क्या था वो लोग पीछे पढ़ चुके हैं। रिलीजन इन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्क्स ऑफ साउथ इंडिया, साउथ इंडिया के कुर्क्स के बीच में धर्म और समाज, ये पुस्तक है। किसने लिखा था? एम एन श्रीनिवास ने लिखा था, आपको याद रखना है। एम एन श्रीनिवास का एक और इम्पोर्टेंट बुक, बार बार मैं बोलता हूँ, रिमेंबर्ड विलेज, आपको याद रखना है। रिमेंबर्ड विलेज, 4 पुस्तक मैंने विलेज से रिलेटेड आपको बताई थी। एक विलेज इंडिया नाम का बुक भी है ना, मैकिम मरियट का, याद रखिएगा। विलेज इंडिया किसका है? मैकिम मरियट। ठीक है। ठीक है। डोमिनेंट कास्ट बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। किसने दिया था भाई? प्रभु जाति का उदाहरण किसका था? इन्हीं का था, एम एन श्रीनिवास का। मॉडर्नाइजेशन इंडिकेट किससे नहीं हो रहा? देखो, मॉडर्नाइजेशन में डेमोक्रेसी तो होगी, सेकुलरिज्म भी होगा, साइंटिज्म भी होगा, ट्रेडिशनलिज्म नहीं होता है। परंपरागत चीज़ें जो है कमज़ोर पड़ जाती हैं। ठीक है, परंपरावादिता जो है वो
आधुनिकीकरण में कमजोर पड़ जाता है। वैज्ञानिकरण बढ़ता है, धर्मनिरपेक्षता बढ़ती है, प्रजातंत्र भी आता है। अर्बनिज्म कॉन्सेप्ट जो है वो लुइस वर्थ से जुड़ा हुआ है। ठीक है, शहरीकरण सॉरी नगरीकरण, नगरीकरण या शहरीकरण या शहरवाद नगरवाद दोनों। इंडस्ट्रियलाइजेशन का पॉजिटिव इफेक्ट बताना है कि औद्योगिकीकरण का सकारात्मक प्रभाव कौन सा है। तो जीवन स्तर की वृद्धि यही है सकारात्मक प्रभाव। पूंजीवाद नहीं है, नैतिक मूल्यों में ह्रास नहीं है, उपनिवेशवाद में इसका पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक प्रभाव नहीं। सोशल फैक्ट के बारे में है, सामाजिक तथ्य के बारे में है। सामाजिक तथ्य की एक प्रणाली के रूप में किसने अपनाया? तो दुर्किम का ये कॉन्सेप्ट है, दुर्किम ने सामाजिक तथ्य को एक प्रणाली के रूप में अपनाया था। पॉजिटिविज्म, जहाँ भी दिखे आप काउंट के पास जाइएगा, काउंट का ही कॉन्सेप्ट है प्रत्यक्षवाद। ठीक है। अकॉर्डिंग टू दुर्किम, टू टाइप ऑफ सोशल सॉलिडरिटी आर, दो तरह की सामाजिक सुदृढ़ता की बात उन्होंने करी। कौन कौन सी? मैकेनिकल तो करी, और दूसरा दूसरा उन्होंने बात की ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक और मैकेनिकल यानी यही वाला है ना, यांत्रिक और सावयवी एकता की बात करते हैं फॉर दुर्किम। अकॉर्डिंग टू दुर्किम विच इज नॉट अ टाइप ऑफ सुसाइड, चार तरह की सुसाइड उन्होंने बताई थी। इगोइस्टिक बताई थी, अनोमिक बताई थी, अल्ट्रुइस्टिक बताई थी, इंडिविजुअलिस्टिक नहीं बताया था। तो ये आपका कोई सुसाइड का टाइप नहीं है, ये इसने सुसाइड का टाइप नहीं। प्रार्थवादी, विसंगति, अहमवादी, ये तीन बात। कैरिस्मेटिक अथॉरिटी इज बेस्ड ऑन, जो कैरिस्मेटिक यानी कि जो करिश्माई सत्ता है वो किस पर आधारित है? करिश्माई यानी चमत्कारी सत्ता जो है वो असाधारण व्यक्ति की प्रतिभा और शालीनता पर निर्भर होती है। ठीक है, याद रखिए असाधारण व्यक्ति, इसके पास कुछ अलौकिक शक्ति जैसा हो कोई, या उसका प्रभाव लोगों पे बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, विधिक नहीं होता है, कानून नहीं होता है, ना ही मौलिकता या ना ही परंपरा। Who first introduced the concept of alienation? Alienation का concept कार्ल मार्क्स देते हैं, याद रखिए। अलगाव का concept कार्ल मार्क्स का है। आइडियल टाइप का concept मैक्स वेबर का है। सोशियोलॉजी इज स्टडी ऑफ सोशल एक्शन, चार तरह के एक्शन बताकर मैक्स वेबर ने ये डेफिनेशन दिया था। ठीक है, वही है। किसने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन है। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म जो है वो कार्ल मार्क्स का कॉन्सेप्ट, और ये आधारित है क्लास कन्फ्लिक्ट के आधार पे। कार्ल मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद का आधार वर्ग संघर्ष है। अनटचेबल्स को हरिजन किसने कहा था? अछूतों को हरिजन महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक है। नॉन वायलेंस जो है वो सोशल रिलीजन है। नॉन वायलेंस का कॉन्सेप्ट गांधी से ही जुड़ा हुआ है। राजा राम मोहन राय ने कौन से समाज की स्थापना की? ब्रह्म समाज की स्थापना की। ठीक है, इतना ही क्वेश्चंस था। आई होप ये क्वेश्चंस आप लोगों को हेल्प करेंगे, जिससे बहुत सारा जो कॉन्सेप्ट है आपका क्लियर होगा और आपका एग्ज़ाम है। ऑल द बेस्ट वंस अगेन।